नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RUHS स्टडी। हम इस वीडियो में देखेंगे प्रीवियस ईयर BSc नर्सिंग 2020 में आए हुए क्वेश्चन को 35 से लेकर 45 तक। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है स्पोरोजीनस उत्तक की 4 कोशिकाओं से कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड को समझते हैं, तो इसके लिए हमको समझना होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसको समझना होगा दोस्तों? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है दोस्तों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होते हैं? जो होती हैं स्पोरोजिनस सेल। कौन सी सेल? स्पोरोजिनस सेल होती हैं। यह सेल में होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, और उससे बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं यह होती हैं 2n। ठीक है दोस्तों, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल इससे बनते हैं 4 पोलन ग्रेन। ठीक है दोस्तों, तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल यह होती है 2n। ठीक है, इससे बनता है एक टेट्राड। ठीक है दोस्तों, और ये एक टेट्राड से बनते हैं 4 पोलन ग्रेन। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। ठीक है दोस्तों, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक पूर्ण विकसित मोनोस्पोरिक भ्रूणकोष होता है। तो दोस्तों ये तो आपको मालूम होगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है BSc नर्सिंग में। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। यह होता है 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड। तो हम जानते हैं थोड़ा मोनोस्पोरिक भ्रूणकोष के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप कृपया ये ऊपर की इंग्लिश पढ़ लिया करें दोस्तों। तो अपन देख लेते हैं मोनोस्पोरिक भ्रूणकोष को। इसमें जो होती है 7 सेल होती है, तो 7 सेलों के नाम देख लेते हैं। इसमें होती है 3 एंटीपोडल सेल और एक होता है एग, और 2 होती है सिनर्जिड सेल और एक होती है सेंट्रल सेल। ठीक है दोस्तों, और जो सिनर्जिक सेल होती है उसमें पाए जाते हैं फिलिपफॉर्म एपरेटस। ठीक है दोस्तों, और जो जो एक सेल होती है वह होती है एन। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वात परागित पुष्प का नहीं है? वात परागित पुष्प का नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है पर ध्यान देना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में छूट जाता है। तो हम देख लेते हैं कि जो होते हैं एनेमोफिलस फ्लावर, इसके लक्षण कौन कौन से हैं। तो इनके लक्षण होते हैं, इसके परागकण जो होते हैं हल्के होते हैं और चिपचिपे नहीं होते, और वर्तिकाग्र बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, परागकण अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ये इसके लक्षण होते हैं। और जो इसका लक्षण नहीं है वह है रस भरे पुष्प होते हैं। यह रस भरे पुष्प दोस्तों इसमें नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर में। समझ में आ गया होगा दोस्तों। यह जो लक्षण है सी वाला, यह पाया जाता है एंटोमोफिलस फ्लावर में। इन दोनों के अंतर के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों, कि जो एनेमोफिलस फ्लावर होते हैं और जो एंटेमोफिलस फ्लावर होते हैं, कौन कौन से फ्लावर की बात कर रहे हैं दोस्तों? हम बात कर रहे हैं एनेमोफिलस फ्लावर, और जो दूसरा होता है वह होता है एंटोमोफिलस फ्लावर। ठीक है दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं एनेमोफिलस फ्लावर के बारे में, यह होते हैं, इनका जो फ्लावर होते हैं आकार में छोटा होता है
और उनमें खुशबू नहीं होती, ठीक है, और वो कलर्ड भी नहीं होते। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो संख्या में अधिक होते हैं, और पोलन ग्रेन होते हैं वो हल्के होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जानते हैं एंटेमोफिलस फ्लावर के बारे में दोस्तों। जो इनके जो फ्लावर होते हैं इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इनमें खुशबू होती है, ये चमकदार होते हैं, कलर होते हैं दोस्तों। ये कम संख्या में होते हैं पोलन ग्रेन, और जो पोलन ग्रेन होते हैं ये भारी होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर तो हो गया है आंसर नंबर सी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा खपत चरण कौन सा है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड का बनना। तो दोस्तों जब फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है तो यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों, यहाँ पर एटीपी बनता है, ठीक है दोस्तों। और जो ऑप्शन नंबर बी है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट का बनना। तो दोस्तों यहाँ जो है एटीपी की खपत होता है, यहाँ पर ऊर्जा का यूज होता है। यहाँ फ्रक्टोज 6 फास्फेट के पास एक फास्फेट होता है और फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट के पास 2 फास्फेट होता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी दोस्तों। चलो ऑप्शन नंबर सी को भी देख लेते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट का बनना। तो दोस्तों जब ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है तो यहाँ पर भी एटीपी का यूज नहीं होता, ठीक है दोस्तों। और 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड से जब 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तब भी एटीपी का यूज नहीं होता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रेब्स साइकिल के एक चक्र में कितने CO2 के अणु बनते हैं दोस्तों? तो ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर है आंसर नंबर डी, 2 CO2 के अणु बनते हैं। तो क्रेब्स साइकिल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो क्रेब्स साइकिल होता है इसमें 3 NADH2 का निर्माण होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखना। और एक बनता है FADH2 दोस्तों, और 2 CO2 के अणु बनते हैं। क्रेब्स साइकिल में जो टोटल एटीपी का निर्माण होता है वह 12 होते हैं संख्या में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह चक्र चुनिए जो सभी पौधों में पाया जाता है। ये भी काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका आंसर है आंसर नंबर C3 साइकिल। तो इस C3 साइकिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। जो C3 साइकिल होता है इसमें जो प्रथम उत्पाद होता है वो 3 कार्बन वाला PGA होता है दोस्तों। प्रथम उत्पाद 3 कार्बन वाला PGA, ठीक है दोस्तों। C4 साइकिल में जो प्रथम उत्पाद होता है वह होता है 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है दोस्तों। C3 पादपों में जो CO2 का प्रथम ग्राही होती है, जो C3 जो पादप होते हैं दोस्तों उनमें जो CO2 का प्रथम ग्राही होता है वह होता है RUPP, राइबोलोज बाइफास्फेट। और जो C4 और जो केम पादप होते हैं इनमें CO2 का प्रथम ग्राही होता है फास्फोइनोल पायरुविक एसिड यानी कि PEP, जिसमें कार्बन संख्या होती है 3 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताला एवं चाबी अवधारणा किसने दी? तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो आप इसको कर लेंगे, और नहीं याद है तो इसको देखते रहिए, आपको याद नहीं आएगा। तो दोस्तों आप इसका आंसर याद पहले से होना चाहिए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, ठीक है दोस्तों। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गैसोपियम कौन सी कुल का सदस्य है दोस्तों? ये आंसर भी इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह याद करने
करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसका जो आंसर है वह है आंसर नंबर सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इनकी वैल्यू पहले से याद होनी चाहिए। रेसिडुअल वैल्यू, टोटल लंग्स कैपेसिटी, इंस्पायरेशन कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये आपको पहले से याद होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको करके देखते हैं रेसिडुअल वैल्यू। तो दोस्तों रेसिडुअल वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml दोस्तों, ये आपको याद होनी चाहिए। और इंस्पायरेशन कैपेसिटी यह होती है 3500 ml दोस्तों, यह होती है 3500 ml। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी यह होती है ERV प्लस RV दोस्तों। टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है VC प्लस RV। ठीक है दोस्तों, आपको इनकी वैल्यू पहले से मालूम होनी चाहिए। इनमें जो रेस्पायरेशन का जो चैप्टर है वहाँ पर और भी काफ़ी वैल्यू दे रखी है, जैसे कि ज्वारीय आयतन जिसको TB बोलते हैं, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन IRV, ERV, RV, इनके मान आपको पहले से मालूम होने चाहिए दोस्तों। जैसे जैविक क्षमता का जो वैल्यू होती है वह होती है 4600 ml। जो फेफड़ों की जो कुल क्षमता है वह होती है 5800 ml दोस्तों। कितनी होती है? 5800 ml। यह वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। जो अंतःश्वसनीय क्षमता है वह होती है 3500 ml दोस्तों। यह आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, वलयी DNA के 5वें सिरे से फास्फेट ग्रुप को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है जिससे DNA रेखीय अवस्था में रह सके। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर पहला है DNA लाइगेज। जो DNA लाइगेज एंजाइम है यह क्या करता है, जो DNA के छोटे छोटे खंड होते हैं, जो DNA के छोटे छोटे खंड होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है DNA लाइगेज एंजाइम दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। दोस्तों यह क्या करता है, जो DNA होता है उसको काटने का कार्य करता है दोस्तों। और जो साइट होती है जहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम काटते हैं वह होती है पैलिंड्रोमिक साइट। कौन सी दोस्तों? पैलिंड्रोमिक साइट होती है दोस्तों। यह अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम के लिए अलग अलग होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी है एल्किलाइन फास्फेटेज। हाँ दोस्तों, इसका जो उत्तर है वह है आंसर नंबर सी। जो एल्किलाइन फास्फेटेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, जो वृत्ताकार DNA है उसके 5 डेज जो सिरा होता है, कौन सा सिरा दोस्तों? 5 डेज सिरे से जो फास्फेट होता है उसको हटा देता है, जिससे जो वृत्ताकार DNA है वह रेखीय DNA में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा DNA को काटने के परिणाम स्वरूप DNA का खंडन हो जाता है। इन खंडों को किस तकनीक के द्वारा अलग कर सकते हैं दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जेल विद्युत का संचालन दोस्तों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका आंसर है ए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब DNA इसका यूज किया जाता है जो DNA के टुकड़े को अलग करने के लिए। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जैसे कि DNA है, इसके अलग अलग टुकड़े हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, छोटे बड़े टुकड़े जो होते हैं ये अपने साइज के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं दोस्तों। सबसे छोटा जो होता है वो सबसे आगे होता है टुकड़ा दोस्तों। और जो इसमें जो जेल का यूज किया जाता है वह होता है एगारो जेल। DNA को टुकड़े को इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा देखा जाता है दोस्तों। इनको हम आंखों से नहीं देख सकते, इनको इथिडियम ब्रोमाइड से रंजित करके फिर ही ये हमें दिखाई देंगे दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट लगता है तो हमें कमेंट में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे दोस्तों। आपके लिए धन्यवाद।